हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों की खास डिमांड पर प्रस्तुत है नया एक वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों, पहली बात तो आज तो जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ, भर भर के देना चाहता हूँ, क्योंकि आज है 28 फरवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, आज क्या है 28 फरवरी 2025 और 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। जो अभी प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि क्यों मनाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने इसी दिन आज के ही दिन एक कोई इन्वेंशन किया था। उस इन्वेंशन के उपलक्ष्य में भारत में अपने मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आपको बताना है वो कौन सा इन्वेंशन है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। अब तमिलनाडु आप लोग जानते हैं साउथ इंडिया में है। तो इनके इनके पिताजी जो है गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इनका परिवार जो है काफ़ी अच्छा एडुकेटेड था, पढ़ा लिखा हुआ था। इनकी माँ भी अच्छी खासी बीए बीएससी करी थी। तो इनके घर का माहौल ही बहुत ही अच्छा है। तो बचपन से ही इनको पढ़ने में बहुत रुचि थी और तरह तरह के जो है ये शरारत करते रहते थे। तो सन 1904 में इन्होंने बीए बीएससी फिजिक्स में प्रथम स्थान पाकर स्वर्ण पदक जीता। तो शुरुआती में जो है जब इन्होंने एमएससी किया था, उसके बाद शोध की तरफ बढ़े। तो शुरुआती शोध इनका क्या था? प्रकाशिकी और ध्वनि विज्ञान था। चलिए समझते हैं थोड़ा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु आप लोग जानते हैं साउथ इंडिया में है। तो इनके पिताजी क्या थे? गणित और भौतिकी के क्या थे? प्रोफेसर थे। इनकी माँ भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई थी। तो घर का माहौल ही इनके बहुत अच्छा था। तो 1904 में इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद बीएससी फिजिक्स में जो इन्होंने फर्स्ट स्थान यानी प्रथम स्थान लाकर स्वर्ण पदक जीता। तो ये देखिए, यूनिवर्सिटी में जीता था इन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो उसके बाद जो है एमएससी करने के बाद इनको जो है शोध की तरफ जब बढ़े, यानी कि इनको शोध रिसर्च की जब पढ़े, तो इनका पहला टॉपिक क्या था? प्रकाशिकी था और ध्वनि विज्ञान था, लाइट था और क्या साउंड। जी है दोस्तों। तो उसके बाद जो है इन्होंने कलकत्ता में एक इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला हुआ करती थी। तो उनमें इनको काम करने का मौका मिला। तो काम करते करते इन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया, प्रयोग किया है, अनुप्रयोग किया। तो इसको जो है उसके बाद 1926 में इनको इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना इन्होंने किया था। फिर 1922 में इन्होंने रॉयल सोसाइटी फेलोशिप प्राप्त किया था। फिर देखिए उसके बाद 1922 में प्रकाश के आणविक विवर्तन पर इन्होंने भी कार्य किया है। तो चलिए देखिए इसके पीछे कहानी क्या थी। कहानी देखते हैं दोस्तों। लंदन में जो है 1921 में एक मीटिंग हुई, कांग्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मीटिंग हुई थी, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक आए हुए थे। उस मीटिंग में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनको भेजा गया है, सर सीवी रमन को भेजा गया था। तो उस समय दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर चुके वैज्ञानिक जो थे, परमाणु वैज्ञानिक सर जे थॉमसन और रदरफोर्ड भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने सर सीवी रमन को उस मीटिंग के लिए क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। उस मीटिंग में सबने पारी पारी से लेक्चर दिया। उसके बाद जब सर सीवी रमन की बारी आई तो उन्होंने बोलने के लिए आगे बढ़े, तो उनको सुनने के लिए काफ़ी लोग मौजूद हो गए। लेक्चर देने के बाद मीटिंग में खूब तालियां बजी। जब मीटिंग से लौट रहे थे अपने घर वापस लंदन से, तो लौटते समय जो है जहाज़ में बैठे थे, समुद्र पानी वाली जहाज़ में बैठे थे। तो वहाँ पर जब बीच समुद्र में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये समुद्र का पानी नीला है
फिर उन्होंने क्या किया, वही पानी लेकर एक गिलास में ले लिया। तो उन्होंने देखा कि गिलास में पानी कैसा है, वह नीला नहीं था, यानी कि सफ़ेद है। समुद्र का पानी नीला था लेकिन गिलास का पानी नीला नहीं था। फिर उनके दिमाग में एक प्रश्न उठा, आखिर वो वैज्ञानिक ही थे तो उनके दिमाग में प्रश्न उठेगा जरूर। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है कि समुद्र का पानी नीला है लेकिन मेरे गिलास में पानी वो कैसा सफ़ेद है। तो घर घर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सोच विचार किया। उसके उसके बाद जो है उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो काम करने करते करते लगभग उस पर करीब 50-60 प्रयोग कर चुके थे। 60 प्रयोग करने के बाद तब उन्हें एक ज्ञान प्राप्त हुआ जिसमें कि ये पता चला कि ये सब क्या है, प्रकाश के गुण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। उस क्या है, प्रकाश के गुण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जो प्रकाश की किरणें जब किसी अणु से टकराती हैं तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें जो है उनमें ऊर्जा की कमी हो जाती है या तो ऊर्जा की बढ़ोतरी हो जाती है। तो उन्होंने इस प्रयोग का नाम दिया रमन इफेक्ट। क्या दिया? रमन इफेक्ट। तो दोस्तों ये प्रयोग 28 फरवरी 1930 को हुआ था। तो इसके खोज के तौर पर 1930 में उन्होंने उनको जो है नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो जैसा सर सीवी रमन थे, उनके जैसे सोच विचार थे, उसी सोच विचार और गुण के साथ हम सभी भारतीयों को उस पर विचार करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे देश में एक विज्ञान की विचारधारा उत्पन्न हो जिससे सभी लोग लाभान्वित हों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इसी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। छोटा सा वीडियो है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2025। जी हाँ दोस्तों, ये आगामी परीक्षा के लिए है, यानी आने वाली जो परीक्षा है सितंबर में अक्टूबर में, उसके लिए है। बहुत ही खास है आपके लिए। इसके अलावा आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो उसमें आने वाले विज्ञान के विषय में जो प्रश्न आते हैं तो यहाँ से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही नॉलेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान परीक्षा 2025 नेशनल इन्वेंशन कैंपेन क्विज कंपटीशन 2025। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने कहा नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला क्या है। पहला क्वेश्चन यह दोस्तों, निम्न में से किसे झूठ पकड़ने वाली मशीन कहा जाता है? जी है दोस्तों, किसे कहता है? झूठ पकड़ने वाली मशीन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाई डिटेक्टर। तो पहला है टैकोमीटर, दूसरा है लाइकोमीटर, तीसरा है फोटोमीटर, चौथा है पॉलीग्राफ। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा है जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है, या फिर कौन सा ऐसा है जिसे झूठ पकड़ने वाली मशीन कहा जाता है। चलिए बताइए। जी हाँ दोस्तों, ना तो टैकोमीटर है, ना तो लाइकोमीटर है, ना तो फोटोमीटर है। वो है क्या दोस्तों? क्या है वो? पॉलीग्राफ है। वो क्या है? पॉलीग्राफ। यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? दोस्तों तो आपको बताना है इसमें कौन सी एक कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक प्राकेंद्रीय है। तो यहाँ पर क्या है? पहला है बैक्टीरिया है, ईस्ट है, दूसरा तीसरा है प्लाज्मोडियम, चौथा है अमीबा। तो आपको बताना है कौन सी कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कौन सी कोशिका है? जी हाँ दोस्तों, ना तो अमीबा है, ना तो प्लाज्मोडियम है, ना ही ईस्ट है। तो क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया है। तो क्या है? बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है। तीसरा देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? आपको बताना है इसमें कौन सा सही। चलिए बताइए यहाँ पर। तो क्या है? पहला है H2O+O2। फिर ये जो तीर का निशान है ऊपर क्या है? पर्णहरिम, नीचे है ऊर्जा।
उसके बाद C12H22O11 प्लस O2 गैस। दूसरा है C6H12O6 प्लस O2, फिर तीर का निशान है उसमें, फिर क्या लिखा हुआ हरित लवक फिर उसके बाद उसका कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, फिर तीर का निशान ऊपर की तरफ है। फिर जो है तीसरा है इसमें 6CO2 प्लस H2O, फिर ऊपर है पर्णहरिम, नीचे है सूर्य। फिर उसके बाद C6H12O6 प्लस O2, ये चीज़ है। चौथा फिर दोस्तों क्या है 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू, ऊपर है सौर ऊर्जा, नीचे है पर्णहरिम। इसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2, फिर तीर का निशान है ऊपरी तरफ। तो इसमें आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा समीकरण सही है, आपको ये चीज़ इसको बताना है दोस्तों। तो चलिए, मुझे पता है आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये चौथा है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए क्या है, जो 6 लगा है वो सब क्या है, वो जो दोस्तों ये समीकरण को बैलेंस किया गया है। तो CO2 मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन हो गया, क्या हो गया दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर 6H2 यानी कि जल हो गया। जब दोनों मिलने के बाद सौर ऊर्जा और पर्णहरिम, सौर ऊर्जा और पर्णहरिम की उपस्थिति, C6H12O6 यानी कि ये क्या है, ये दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र है। ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों। प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ये क्या है O2, ये क्या है दोस्तों ऑक्सीजन है, ये O2 है। तो आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए ज़रा खास ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, ये जो है इसमें भी 6 है, इसमें 6 है। तो ये क्या है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए 6 लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बाद में अगर आप कहेंगे कि सर समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसको वीडियो बनानी तो मैं बना दूंगा, अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो, ना तो फिर आगे बढ़ता चले जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्या है, अगला हमारे पास चौथा है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जान लीजिए, हर परीक्षा में आता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पहला है लोहा, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है हाइड्रोजन। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है। दोस्तों इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सही है ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है, वो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले हमारे पास प्रश्न नंबर 5वां है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, आपको बताना है। तो पहला इसमें ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है, मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप होता है। चलिए अगर देखें, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक है, यानी कि कौन सा एक इसमें विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी, चौथा है एल्युमिनियम। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, तो देखिए लोहा भी होता है, तांबा भी होता है सुचालक, एल्युमिनियम भी होता है, लेकिन इन सब में सबसे उत्तम सुचालक कौन सा होता है, तो ये दोस्तों है चांदी। ये क्या है, चांदी दोस्तों है। तो सातवां देखिए हमारे पास क्या, सातवां, तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल। इसमें क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या है बताइए फटाफट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, इसका ऑप्शन है तीसरा, तो बृहस्पति। जो बृहस्पति होता है दोस्तों, इसकी घूर्णन जो चाल होती है, अपने अक्ष पे घूमने की जो गति होती है इसकी, ये 12.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, या यूँ आप कह लीजिए कि 45,000 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। और यह दोस्तों मात्र 9 घंटा 55 मिनट में ही ये अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा देता है, 9 घंटे 55 मिनट में। सबसे कम इसकी घूर्णन जो वो है अपने अक्ष पे घूमने की एक चाल की, इसकी सबसे कम समय, एक चाल की चक्कर जो है इसका दोस्तों 9 घंटे 55 मिनट का है। तो इसकी चाल कितनी है दोस्तों, इसकी चाल है
12.6 किलोमीटर, कितने है, 12.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसकी चाल दोस्तों। 12.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसकी चाल। ये सबसे तेज घूमने वाला ये क्या है ये दोस्तों, ये है ग्रह। अगला देखिए, पेड़ पौधों में जल ऊपर किसके द्वारा चढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग पानी डालते हैं जड़ में, लेकिन वो बाद पहुंच जाता है फूलों तक, ऊपर तक पहुंच जाता है दोस्तों। तो इसका किसके द्वारा पहुंचता है, तो जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर फूल है, किसके द्वारा पहुंचता है आपको बताना है। तो दोस्तों सही क्या है इसका आंसर, ये क्या है दोस्तों, तना है। क्योंकि जड़ जो क्या करता है, सिर्फ और शोषण का काम करता है, लेकिन पहुंचाने वाला काम कौन करता है, तना। तना के अंदर उपस्थित कौन सा वो होता है, भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, संवहन नलिकाएं होती हैं जिनको आप जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है, ये परिवहन होता है जल का। ठीक है, हमारे पास है 9वां क्वेश्चन, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है विटामिन डी के कारण होता है, या फिर केसिन प्रोटीन के कारण होता है, या फिर सफ़ेद गाय के कारण होता है, या फिर हरी घास खाने से होता है। इसमें कौन सा है आपको ज़रा बताना है। तो इसमें देखो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही है, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन के कारण इसमें कैसा होता है, दूध का रंग कैसा होता है दोस्तों, सफ़ेद होता है। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत है, तो इसमें क्या लिखना है, जल है, सूर्य है, वायु है, हरे पेड़ पौधे हैं। इसमें आपको बताना है क्या चीज़ है इसको। तो सही कहा आपने दोस्तों, तो ये क्या है, सूर्य है। सबसे प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, सूर्य है। सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, जान लीजिए। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।